अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों रंधावा साहब ने, हमारे भाई ने एक टॉपिक किया था अदब पे। उस पर एक कमेंट आया है, बहुत से लोग राइटर्स पोएट को पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि शायरी करने वाले अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, और इसकी रीज़न पोएट और राइटर्स की बिखरी हुई खोई अपीयरेंस भी होती है। तो जैसे भाई ने कहा, अदब एक सोच है, तो क्या अदब का हद से बढ़ना भी इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है? ये बात जो सवाल है किसी हद तक मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आपकी राय जो। अच्छा, उन्होंने सबसे पहली बात इसमें यह है कि उन्होंने कहा है कि जो राइटर या पोइट्स कुछ लोग कहते हैं, इसका मतलब है कि वो खुद नहीं कह रहे, कुछ लोग कहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ डिवीज़न यहीं पे आ गया, तफरीक यहीं पे आ गई कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं। होता क्या है कि कोई भी राइटर या शायर जब कोई भी किसी फिनोमेना को प्रेजेंट कर रहा हो या किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा हो या किसी कैफियत को प्रेजेंट कर रहा होता है ना, वो बेसिकली उस कैफियत को एज इट, जैसे हमने बोला है कि अदब है क्या, अदब है कि कोई कैफियत, कोई इवेंट, कोई चीज़, कोई शख्स, कोई पर्सनैलिटी, उसको जैसा वो है, उसकी खूबसूरती है, बदसूरती है, कुछ भी है, उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करना खूबसूरत अल्फाज का जामा दे के, ठीक है। ये होती है प्रेजेंटेशन अदब की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग, बेशक कुछ लोग कहते हैं। शायर जो होता है, शायर का काम ये है कि शायर या राइटर जो होता है, कोई भी कैफियत जब उस पे तारी होती है ना, तब वो उसकी एवेल्युएशन करता है, उसकी शिद्दत को महसूस करता है और उसकी शिद्दत को अपने अल्फाज में बयान करता है। जैसे मतलब अगर कोई एक जुमला लेते हैं कि मैंने तुम्हारा साल हर साल इंतज़ार किया, एक ये वर्ड है। एक वर्ड ये कि मैंने तुम्हारा सदियों तक इंतज़ार किया। अब सदियों तक वो इंतज़ार नहीं कर सकता, मतलब एक जनरल सी बात है कि वो नहीं कर सकता सदियों तक, लेकिन सदियों तक इंतज़ार करने का मकसद ये है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, ठीक है। ये शिद्दत होती है। और इसी तरह किसी भी कैफियत की वो शिद्दत बयान कर रहा होता है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, ठीक है। वो बता रहा होता है कि ये चीज़ें भी होती हैं, मौजूद हैं। लोग डिप्रेस्ड होते हैं और लोग ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं कि ख़ुद को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इतना डिप्रेशन इस दुनिया में मौजूद है। तो वो उस दुनिया का वो जो पहलू है डिप्रेशन वाला, उसको बयान कर रहा होता है। और अगर बात करें, अक्सर लोग जॉन एलिया साहब को लेके ये बात करते हैं या सागर सिद्दीकी साहब को लेके ये बात करते हैं। तो सागर सिद्दीकी साहब के पास वक्त का जो था हुक्मरान, वो आता है, वो आके उसे कहता है, सरकार आपको हम करते हो, कहते मैं जिथे हैगा मैनू उथे रहन दो, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अपने हाल में खुश है भाई, ठीक है। वो दुनिया के लिए खुद को नहीं चेंज करना चाहता। यही तो अदब है कि आप जैसे, ये भी अदब है कि आप जैसे हैं खुद को वैसा ही प्रेजेंट करो। ये भी एक अदब का एक पार्ट है कि आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगली बात ये कि वो उनकी जो बिखरी अपीयरेंस है, ठीक है, वो भी इस चीज़ में कवर हो रही है कि उनकी बिखरी पे जॉन एलिया की बिखरी अपीयरेंस थी, ठीक है। जॉन एलिया कोई बिखरी हुई पर्सनैलिटी नहीं थे। बिखरा हुआ शख्स कभी भी किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट या एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ का नैरेटिव नहीं दे सकता। जिसकी अपनी पर्सनैलिटी बिखरी हो, वो किसी की फीलिंग को या किसी इवेंट को या किसी बंदे को किस तरह वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। अब हम बात लेते हैं यहाँ पे मुसलमानों की, जो हमारी बीइंग अ मुस्लिम, हम अल्लामा इकबाल को मुफक्कर इस्लाम बोलते हैं, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने जो मुसलमानों की तनज़्ज़ुली है उस पर बहुत बात की है, और ज़्यादा बात ही मुसलमानों की जो तनज़्ज़ुली थी उस पर की है उन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तनज़्ज़ुली बयान कर रहे हैं? नहीं, वो एक मुआशरे का जो एस्पेक्ट है उसको बयान कर रहे हैं। तो शायर जो होता है वो मुआशरे के, सोसाइटी के, जहाँ वो रह रहा होता है, जो वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है, जो चीज़ें वो प्रैक्टिस करता है या जो चीज़ें वो फील करता है, ठीक है, वो उसको बयान कर रहा होता है। मंटो साहब, जी बिल्कुल, अब मंटो साहब के जितने अफसाने देख लें वो हकीकत पे मबनी है, ठीक है।
چاہے وہ ٹھنڈا گوشت ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ حقیقت پہ مبنی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہوتی ہے. بیسکلی وہ سٹوری کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ معاشرے میں یہ بھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منٹو صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ ایون کے لوگوں نے کیا بھی, کچھ لوگوں نے ان پہ بلیم لگائے اور انہیں عدالت تک لے گئے, ان پہ کیسز چلے جب انڈیا پاکستان ابھی نہیں بنا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح ساغر صدیقی پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کیا, اسی طرح جون ایلیا پہ بھی کیا, ایون کہ کل غالب, ٹھیک ہے, جن کو کل غالب بولا جاتا ہے, غالب کے بارے میں بھی لوگوں کے ذوق جیسے شعراء کے ان کے بارے میں بڑے غلط نظریات تھے, ایون کہ ذوق جلتے بھی تھے ان سے. وہ جو ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی ایک تانا تھا جو دیا تھا, اور ذوق اسی تانے کو لے کے, چونکہ ذوق سمجھتے کہ میں لاڈلا ہوں حاکم وقت کا, تو جا کے شکایت لے کے گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو میری غزل ہے, میری غزل کا حصہ ہے, اور پھر انہوں نے وہ پوری غزل پڑھی بھی, وہ ایک قصہ ہے پورا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعراء جو ہیں وہ کبھی بھی ادھورے نہیں ہوتے, ادھورا بندہ شاعر نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ واٹس ایپ اسٹیٹسز جو چلتے ہیں آج کل, یا جو گوگل پہ آپ پوئٹری اسٹیٹس کر کے ڈھونڈتے ہیں نا چیزیں, وہ ہوتے ہیں بکھرے لوگ, ٹھیک ہے, جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاعر بن گیا. اچھا میرا نا یہاں پہ تھوڑا سا نا, میں نے آگے بھی کہا کہ میں کمنٹ کے ساتھ چل رہا ہوں, تھوڑی مجھے سمجھ آئی ہے کہ ٹھیک بھی ہے بات. لیکن جو مکمل آدمی ہوتا ہے نا, وہ ہر اسپیکٹ میں مکمل ہوتا ہے, وہ دنیا داری کو بھی ٹھیک طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے. میں نے منٹو صاحب والی مووی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی بھی اور انڈین بھی. ان میں جو ان کے حالات گھر کے دکھائے ہیں نا, ان کی بیوی ان سے ڈپریس ہے, تنگ ہے, پریشان ہے, ٹھیک ہے. غالب کو لے لیں تو اس سے بھی خاصا کوئی خوش نہیں تھا اس کا اہل خانہ. تو ایک مکمل آدمی جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ یہاں پہ یہی ہمارا یہی ایشو ہے کہ جب ہم نے تنقید کرنی ہے نا, ہم نے تنقید کرنے کے لیے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں لگتے ہیں ڈپریسڈ ہے. ہم علامہ اقبال پہ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں, علامہ اقبال کا کوئی ایسا ایسپیکٹ سامنے نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ ساری جو ہماری مسلم امہ کی تنزلی ہے برِ صغیر میں, ہمیں بیان ہی انہوں نے کی ہے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہو. بات تو میں صرف یہ کر رہا ہوں. اچھا میں اسی بات کو لے کے میں کر رہا ہوں نا, اس کے حوالے سے کامنٹ کرنا چاہوں گا بالکل کہ کیوں نہیں مکمل ہوتے وہ لائف میں. میں نے ادھر بات کہی تھی, وہ یہ ایکسپلین کرتا ہوں پہلے کہ ادب جو ہے وہ ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. تو میں ابھی بھی اس سٹانس پہ ہوں, لیکن جو ڈپریشن والی ادھر بات ہے نا, سب سے پہلے بات آ رہی ہے اس بندے نے اپنی فکر اپنی سوچ کے مطابق بات کی ہے, اس نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی ہے. آپ اپنی کس سوچ کے ذریعے سے سوچ رہے ہیں؟ آپ کی بھی ایک سوچ ہے, ایک سوچ لکھنے والے کی ہے, ایک سوچ آپ کی ہے. جس گہرائی میں اس نے وہ بات لکھی ہے, اس گہرائی میں کیا آپ جا پا رہے ہیں, یا کوئی بھی ہم میں سے جا پا رہا ہے؟ اصل میں بات مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ریالٹی ہوتی ہے نا, ریالٹی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جیسے بھائی نے منٹو کا حوالہ دیا ادھر, تو منٹو کے الفاظ کھلے پڑے تھے, وہ وہی آپ کو چراہوں پہ سننے کو بھی ملیں گے, وہ گھر میں سننے کو ملیں گے, جو بھائی بہنوں کے سامنے الفاظ بیان کرتے ہیں. آپ نے مووی اگر مووی دیکھی ہے تو اس میں دیکھا ہوگا کہ منٹو کی جاب جاتی رہی ہے, ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں لکھو, اس کی وجہ سے جب جاب جائے گی نا اس وجہ سے, تو گھر کے حالات تو ان کے خراب ہوں گے. اچھا, اب ایسا ہی غالب کے ساتھ تھا. میں صرف کمنٹ کے حوالے سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. میں ادھر جون بھائی کا وہ ایک شعر میرے مائنڈ میں ہے, حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی, شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی گئی. تو اب اگر اسی شعر کو دیکھا جائے, آپ بات کریں کہ وہ ڈپریسڈ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, نہیں وہ ڈپریسڈ ادھر یار, وہ ایک بیان کر رہے ہیں. ڈپریسڈ نہیں میں بول رہا, میں تو یہ بول رہا ہوں کہ ہاں وہ مکمل انہوں نے بات جو کی ہے نا, مکمل ہونے والی بات کا یہ. اب غالب کو لے لیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے. غالب کا اگر گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے, کیوں ٹھیک نہیں تھے؟ کیونکہ وہ چاپلوس نہیں تھے, ٹھیک ہے. حاکم وقت چاہ رہا ہوتا تھا کہ میرے بارے میں لکھا جائے, حاکم وقت چاہ رہا ہوتا تھا کہ میرے بارے میں لکھا جائے. وہ حقیقی حاکم کے بارے میں لکھتے, ٹھیک ہے, وہ لکھتے تھے کسی اور حاکم کے بارے میں, وہ اس کو پسند نہیں تھا. وہ انہیں بعض اوقات مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا کہ یہ یار میرے بارے میں لکھتا نہیں ہے. اسی طرح جب منٹو کو یہ کہا گیا, منٹو ڈفرینٹ پریسز میں ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے کام کیے, اور ہر دفعہ ہی انہیں نکال دیا جاتا تھا. کس وجہ سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ لکھو. منٹو کہتے تھے کہ نہیں, جو میں دیکھتا ہوں میں تو وہ لکھنے کا قائل ہوں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کے گھروں کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. ساغر صدیقی بھی ایسے ہی تھے,
सागर सिद्दीकी अगर वो ज़माने ने दुदकारे तो इसी क्योंकि हम हकीकत को सुनना नहीं चाह रहे होते। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ज़माने के जो दुदकारे हुए लोग होते हैं ना, वो बिखरी हुई पर्सनालिटी रखते हैं। सर ज़माने के दुदकारे हुए लोगों में से जनाब बिलाल भी मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है। हाँ, उससे मैं मुकम्मल बिखरी हुई हस्ती नहीं होती। वही ना, मुकम्मल इंसानों की अगर बात करेंगे ना, तो मुकम्मल इंसान तो वही होगा ना जो हर एस्पेक्ट में मुकम्मल हो, हर एस्पेक्ट में। आप जिस नहीं आप मुकम्मल किसी और चीज को समझ रहे हैं। सरकार रसालत के घर में कह सकते हैं कि हो सकता है उन पे कुछ डिफरेंट आते रहे, उसे भी उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यही कहने का मकसद यही है कि अदब, जो मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि अदब जो है, जो जैसे रिजवान ने उस दिन बयान किया था कि अदब जो है, अदब किसी भी कैफियत को एक अपने टाइप का लिबादा पहना के, खूबसूरत लिबादा पहना, अपना जो खूबसूरत हो, जिसे मैं खूबसूरत समझूंगा, मैं उसको खूबसूरत लिबादा पहना के आवाम के आगे रखूंगा, लेकिन वो होगा वैसे ही जैसा है। मंटो की वो मूवी के बीच में उसे वो एक खतून के ख्याल आते होते हैं और वो कह रही होती है कि लिखो मुझे, लिखो मुझे, लिखो। और वो फिर एज इट वही चीजें लिखता है जो उसे दिखाई जा रही होती हैं। और बेसिकली उसने वो करंट सिनेरियो में देखा होता है कि मुआशरे में ये कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक औरत की शक्ल में उसके ख्वाबों में। तो इधर बात ये है, जिस एक दूसरे पैराहे में भी अगर जांचा जाए ना, वो ये कि जो आप मुकम्मल जिसको कह रहे हैं, वो एक और सेंस में आप बात करें। मटेरियलिस्टिक नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। बंदा अपनी जो कैफियत है उसमें मुकम्मल होते हैं। हां, ये बात ज्यादा मुकम्मल होते हैं वो लोग, मुकम्मल अपनी कैफियत, उस कैफियत में मुकम्मल है, कैफियत में जाएगा, उस कैफियत में मुकम्मल होगा। हां जी, ये इस पैराहे में अगर देखा जाए, जिस शख्स का जिस शख्सियत का नाम मौजूद है ना, उसके बाद भी अच्छे लफ्जों में, ठीक है, वो शख्स, वो पर्सनैलिटी अपने दौर में एक मुकम्मल शख्सियत थी, उससे बहुत कुछ लिया जा सकता था, लिया गया नहीं लिया गया, ठीक है, उससे लिया नहीं गया। जैसे हम सबसे बड़े हमारे जिन्हें हम लीडर मानते हैं, उनका अपना कौल है कि जितना मुझे इल्म था मुझसे लोगों ने उतना लिया नहीं। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुझे जितना पता था मुझसे लिया नहीं। मेरा दुख ये है, ठीक है, तो उन लोगों का दुख, इन लोगों का जो मुकम्मल लोग होते हैं, इनका दुख ये होता है कि इनसे लिया नहीं जा रहा होता। लोग ले रहे होते हैं अपने, लोग देखे, अब कमेंट आ गया ना, लोग इसे ले रहे हैं कि ये डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया ये है कि जब एक कोई बयान करने वाला अपनी कैफियत या ज़माने के अपने साथी की किसी की कैफियत, बाज़ औक़ात शायर सारी कैफियत अपनी नहीं बयान कर रहा होता, मंटो ने सारी कैफियत अपनी नहीं बयान की, शायर अपने साथ वाले की कैफियत को नोट करके अब वो चाह रहा था, क्योंकि उसे उसका दर्द महसूस हो रहा होता है। बिल्कुल, उसे जब उसका दर्द महसूस होता है तो वो उसके दर्द को बयान करता है। अगर उसकी खुशी महसूस हो रही है तो खुशी भी तो बयान करता है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो का जो लास्ट पार्ट था वो कंटिन्यू नहीं कर सके, हम रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो बात ये हो रही थी कि अगर शायर जो है वो सोसाइटी का अगर डिप्रेस्ड पहलू दिखा रहा है तो साथ में वो खुशी के पहलू भी दिखा रहा है। अगर वो दर्द फील कर रहा है किसी का, तो किसी की खुशी भी फील कर रहा है, अपने दोस्तों की खुशी फील कर रहा है, वो हमदर्द होता है, ठीक है। तो वो उसको बयान करता है अपने अल्फाज में, जिसे हम उसका डिप्रेशन समझ, वो एक्चुअली उसका डिप्रेशन नहीं होता, वो होता है हमारी सोसाइटी का डिप्रेशन, वो मेरा डिप्रेशन होता है, वो आपका डिप्रेशन होता है। तो हमारा अलमिया ये है कि हम सुनना ही नहीं चाहते हकीकत। जैसे मंटो साहब से लोगों ने नहीं सुना, उन पे एलिगेशंस लगा दिए, उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटा गया, उनकी जॉब्स एक नहीं रहती रही, इस तरह से हम लोग सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ पे गौर तलब बात ये है कि आपने अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर डिप्रेशन कहाँ बैठा हुआ है। वजह ये है कि आपको हर जगह, हर राइटर्स की राइटिंग में या शायर की राइटिंग में आपको अगर डिप्रेशन नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल भी आपको हम बात हिट नहीं कर रहे। बात करने का मकसद ये है कि ये एक फ़िलॉसफिकल बात है कि आपके अंदर कहीं डिप्रेशन बैठा हुआ है, ठीक है, आपको अपना डिप्रेशन नज़र आ रहा है उनकी राइटिंग्स में, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके अंदर कहाँ पे डिप्रेशन बैठा है और आपने शोरा को पढ़ना है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आप अपने जो आपका डिप्रेशन होगा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आप उसकी शनाख्त कर सकेंगे कि किस चीज़ को लेके मेरे अंदर डिप्रेशन बैठा है। तो जब आप शनाख्त कर लेंगे तो इसका हल भी आपको फिर वही राइटर या वही शायर आपको देगा, उसकी राइटिंग्स में, उसकी पोइट्री में, उसकी नज़मों में, उसकी नसरों में आपको उसका हल भी मिल जाएगा। तो इतना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप पढ़े,
ایک کو پڑھے، 2 کو پڑھے، 4 کو پڑھے، 10 کو پڑھے، آپ کو جہاں نظر آتا ہے کہ آپ کو ہاں یہ ہے میری ڈپریشن، جس کی لکھائی میں آپ کو ڈپریشن نظر آ جائے اپنا، آپ نے اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر وہی شاعر یا وہی رائٹر آپ کو اس کا حل بتائے گا. اور جب آپ کو حل کا پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کے لیے آسانی کا باعث بنیں گے. تو جب آپ ان کے لیے آسانی کا باعث بنیں گے تو وہ آگے مزید لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں گے. تو ہمارا مقصد یہاں پہ بیٹھک بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.